हेलो नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों। तो क्या हाल चाल, तो कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी चल रही होगी एकदम मस्त। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि परिवार नियोजन क्या होता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम फैमिली प्लानिंग के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। तो दोस्तों सॉरी, थोड़ी मेरी हेल्थ इशू है तो आप थोड़ा कोऑपरेट करने की कोशिश कीजिएगा। बाकी अदर लेक्चर्स जो हैं अनुराग भाई अपलोड कर रहे हैं, उस पर क्लास ले रहे हैं, आप उसे देख सकते हैं, ठीक। तो चलिए हम बिना देर के हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट और चलिए हम देखते हैं कि परिवार नियोजन क्या होता है। दोस्तों ये आपका एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर देखा जाए तो आपके जीवन से संबंधित, आपकी लाइफ से रिलेटेड टॉपिक है, जो कि आपको एक आम आदमी को इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी होना आवश्यक है, ठीक। तो इसके बारे में इसलिए सरकार ने इसको बढ़ावा दिया कि किताबों में इसे पढ़ाया जाने लगा, स्कूलों में इसकी शिक्षा दी जाने लगी, तो इसको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों थोड़ा मेरा गला ख़राब है, आप थोड़ा कोऑपरेट करने की कोशिश कीजिएगा। तो दोस्तों परिवार नियोजन क्या होता है, तो फैमिली प्लानिंग में क्या होता है कि जैसे कि आप जानते हैं कि पुराने समय में क्या होता था कि हमारे दादा बाबा के ज़माने में क्या करते थे लोग, 6 बच्चे, 7 बच्चे, 8 बच्चे, 10-10 बच्चे पैदा कर डालते थे लोग। उनको कंट्रोल ही नहीं था उस चीज़ पर। तो क्या होता गया कि जनसंख्या बढ़ती जा रही, जनसंख्या बढ़ती जा रही, जिसके कारण क्या हुआ कि ये हुआ कि अब जनसंख्या तो एक सीमित रखनी है कि जिसके कारण खान पान सब कुछ पूरा हो सके, लोगों को रोज़गार मिल सके, खाद्य पदार्थों की पूर्ति की जा सके। तो इसलिए सॉरी तो इसलिए परिवार नियोजन एक्ट को लागू किया गया, ठीक। तो इसमें सरकार ने क्या कदम उठाया कि परिवार कल्याण हेतु बच्चों की संख्या सीमित कर परिवार को नियोजित करने की प्रक्रिया को परिवार नियोजन कहते हैं। इससे जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाई जा सकती है। आपसे अगर एग्जामिनर पूछता है एग्जाम में कि परिवार नियोजन क्या होता है, ठीक, तो आप क्या लिखेंगे कि परिवार कल्याण हो हेतु, मतलब परिवार के कल्याण के लिए बच्चों की संख्या सीमित कर परिवार को नियोजित करने की प्रक्रिया को ही परिवार नियोजन कहते हैं। इससे जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाई जा सकती है, ठीक। इससे हम जनसंख्या वृद्धि को रोक सकते हैं। अब परिवार नियोजन की आवश्यकता क्यों पड़ी, आपको परिवार नियोजन क्यों करना चाहिए, तो चलिए हम देखते हैं कि परिवार नियोजन की आवश्यकता क्या है। अगर आपसे पूछ ले परिवार नियोजन की आवश्यकता क्या है, तो आप सीधे लिखेंगे दोस्तों कि परिवार नियोजन के लिए हमने 3-4 पॉइंट ज़्यादा से ज़्यादा लिखा, ज़्यादा हमने नहीं लिखा, बस 2 पॉइंट, छोटा छोटा पॉइंट आप लिखेंगे तो आपको एग्जामिनर नंबर दे देगा, ठीक। तो परिवार नियोजन की आवश्यकता, सबसे पहले आप एक पॉइंट याद रखिए, छोटा परिवार सुखी परिवार। आपके फैमिली में जितने कम मेंबर्स होंगे, 2 लोग 4 लोग होंगे, उतने ज़्यादा आपकी जो कमाई होगी, आपके घर की कमाई होगी, खर्चे कम होंगे, ठीक। खर्चे कम होंगे तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा आप बचत कर पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बचत कर पाएंगे तो कम लोग होंगे आपके पास। अगर 2 बच्चे हैं तो 2 बच्चे हैं तो अच्छी शिक्षा दे देंगे। अभी तो आपके पास बच्चे नहीं हैं लेकिन फ्यूचर में कभी भी होंगे, तो देखिए ये चीज़ आप भी ध्यान रखिएगा। तो इससे क्या होगा कि जब आपके पास बच्चे कम होंगे, सब कुछ कम होगा, तो आप उन्हें अच्छी शिक्षा दे पाएंगे, अच्छी सुख सुविधा दे पाएंगे, अच्छे से शादी विवाह सब कुछ करने में आप संपन्न होंगे। अगर आपके पास 4 बीघा खेत है तो आप 2 बच्चों को 2-2 बीघा दे सकते हैं, लेकिन वहीं आपके 8 बच्चे हो जाएं तब तो उनको आधा बीघा सही से नहीं पड़ेगा। तो क्या होता है कि इसलिए बच्चों की संख्या को सीमित रखना ज़रूरी है। अगर बच्चों की संख्या बढ़ जाएगी तो आपको कमाने के लिए रोज़गार भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो हर एक सुविधा आपको नहीं मिल पाएगी। तो इसलिए बच्चों की संख्या सीमित रखना, छोटा परिवार सुखी परिवार। आपका परिवार जितना छोटा होगा आप उतने ज़्यादा सुखी होंगे। इसी तरह से पालन पोषण का प्रभाव, पालन पोषण वही हमने कहा कि अगर आपके पास छोटा परिवार होगा तो उसमें आप जितना भी आप कमाएंगे तो उसमें उनका पालन पोषण भरण पोषण कर ले जाएंगे। अभी देखते हैं आपके 2 भाई 3 भाई होंगे लेकिन उतने में खाने पीने के लिए
लिए कुछ ना कुछ भाई बहनों में लगा ही रहता है, लड़ाई झगड़ा, ठीक। तो इसलिए पालन पोषण का भी प्रभाव पड़ता है। अगर ज़्यादा बच्चे रहेंगे कोई पालन पोषण नहीं कर पाएगा, अकेले कोई कैसे देख रेख करेगा। तो यह भारत सरकार का एक नारा भी उस समय दिया गया कि हम दो हमारे दो। इसका मतलब है दोस्तों कि हम दो, पति पत्नी दो और उनके दो बच्चे, ठीक। मतलब दो बच्चे तक न्यूनतम एक सीमा लगा दी उन्होंने, एक एक्ट लागू कर दिया कि मतलब अब जिनके दो बच्चों होंगे, मतलब उन्होंने, सरकार ने इसको रोकने के लिए कई सारी लालच भी दी कि मतलब जो जिनके दो बच्चे से ज़्यादा होंगे उनको सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी, सरकारी लाभ नहीं दिए जाएंगे, ये किए जाएगा वो किए जाएगा। मतलब सरकार ने बहुत कोशिश किया इस चीज़ों पर रोक लगाने के लिए, ठीक। तो उन्होंने हम दो हमारे दो को, इस रूल को लगाया कि जिसके दो बच्चे होंगे उनको अलग से पैसे दिए जाएंगे, ये होगा वो होगा। तो ऐसे करके उनको लालच में बांधकर रोका गया, बच्चों की संख्या को सीमित किया गया, ठीक। तो इस चीज़ का आप भी ख्याल रखेंगे फ्यूचर में। तो देखिए परिवार नियोजन की विधियां क्या होती हैं, परिवार नियोजन हम करते कैसे हैं, इसकी विधि क्या है, ये सब हम देखते हैं। तो दोस्तों परिवार नियोजन की विधियां जनसंख्या वृद्धि को कम करने के लिए दंपतियों द्वारा निम्न गर्भ निरोधक युक्तियों का उपयोग किया जाता है। इसमें थोड़ा हिंदी में हमको प्रॉब्लम होती है। तो जैसे जनसंख्या वृद्धि को, पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए दोस्तों जो मेल फीमेल होते हैं, पेरेंट्स जो होते हैं, माता पिता होते हैं, जो कपल्स होते हैं, उनमें क्या किया जाता है कि गर्भ निरोधक युक्तियाँ, मतलब कि प्रेगनेंसी को रोकने के लिए कई सारी युक्तियाँ अपनाई जाती हैं, कई सारे टेक्निक अपनाए जाते हैं, जिससे क्या होता है कि प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है, ठीक। तो प्रेगनेंसी को रोका जाता है जिससे कि बच्चे की संख्या कम हो सके, बच्चे की संख्या सीमित हो सके। तो अब इसमें कई सारी विधियां आती हैं, प्राकृतिक विधियां जैसे नेचुरल मेथड, आर्टिफिशियल मेथड, तो ये सब आती हैं। तो चलिए सबसे पहले इसमें हम देखते हैं कि प्राकृतिक विधियां, नेचुरल मेथड क्या होते हैं। तो जैसे आप जानते हैं कि क्या होता है दोस्तों कि नेचुरल मेथड में क्या होता है, जैसे कि आपको भी पता है रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि अब ये देखिए पप्पा वाला स्पर्म आता है, मम्मा वाला ओवम आता है। तो यहाँ स्पर्म और ओवम का एक जगह जाके मिलन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट होता है, जाइगोट का इम्प्लांटेशन होता है, फिर धीरे धीरे बच्चे का निर्माण हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि प्राकृतिक विधियाँ, तो ये रिप्रोडक्शन का प्रोसेस हो जाता है, फर्टिलाइजेशन जो भी है तो ये हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि स्पर्म और ओवम की मीटिंग को रोकना ही, मान के चलो एक तरह से यही मेथड है, ठीक। स्पर्म और ओवम को हम लोग मिलने से रोकेंगे, ये इसे ही रोकना है किसी तरह से। इसको अगर रोक ले जाओगे इन दोनों को मिलने से, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, जाइगोट नहीं बनेगा, तो बच्चे का निर्माण नहीं होगा, प्रेगनेंसी नहीं होगी, ठीक। तो इसी को रोका जाता है। तो इसको रोकने के लिए कई सारी विधियां बनाई गई। जैसे नेचुरल मेथड में क्या किया जाता है दोस्तों, पीरियोडिक मेथड क्या होता है, ये नेचुरल मेथड होता है। इसमें क्या होता है दोस्तों कि मेंस्ट्रुअल साइकिल आपको पढ़ाया गया होगा डिटेल्ड में ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, ठीक। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर आपको टीचर ने नहीं पढ़ाया, वैसे मैं अलग से लेक्चर रिकॉर्ड कर दूंगा, अगर आप वीडियो में कमेंट करेंगे तो मैं अलग से उसको पढ़ा दूंगा, ठीक। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है दोस्तों कि मेंस्ट्रुअल साइकिल 1 से 5 दिन जो होता है वो ब्लीडिंग फेज जो होता है, तो उसमें क्या होता है कि वो हमारा ब्लीडिंग फेज होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 से 29 डेज का होता है, ये चीज़ भी आपको पता है। इसके लिए आपको अच्छे से अगर हम डिटेल्ड डिस्कस करें तो 1-1, 2-2 घंटे के लेक्चर से जाएंगे। तो इसलिए हम थोड़ा थोड़ा आपको हिंट दे रहे हैं कि जितना आप एग्जाम में लिखते हैं आपका काम चल जाए, ठीक। तो मेंस्ट्रुअल मेथड में क्या होता है कि 10 से 17 दिन लगभग, एनसीईआरटी का यही टॉपिक है, ठीक है। एनसीईआरटी में डाटा यही दिया हुआ है कि 10 से 17वें दिन पे क्या होता है कि प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक। मेंस्ट्रुअल साइकिल से 10 से 17वें दिन के बीच में प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उस दौरान हमको शारीरिक संबंध बनाने से बचना चाहिए ताकि प्रेगनेंसी को रोका जा सके। इसके बारे में ये सब चीज़ें इतना दी हुई हैं, इतना आप लिख देंगे तो नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक। तो ये जो होता है इसमें प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इस दौरान पे क्या होता है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करना चाहिए। इसमें सेफ पीरियड क्या होता है, सेफ पीरियड ऐसा बताया जाता है कि जो
में ब्लीडिंग फेज में क्या होता है कि जैसे 1 से 5 दिन, 5 दिन के बाद 3 से 4 दिन का फेज जो होता है वो थोड़ा सा सेफ पीरियड माना जाता है। लेकिन इस चीज़ को सक्सेस नहीं माना गया, क्योंकि नेचुरल मेथड जो होता है इसमें फेलियर चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं या फेल हो जाता है कहीं ना कहीं कि ये सक्सेस नहीं होता है। किसी किसी का जैसे देखो पीरियड टाइम जो होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, वो किसी का फिक्स नहीं होता है कि हाँ सबका एक ही डेट पे होता है। डेट वेरी करता रहता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल का डेट वेरी करता रहता है बॉडी के हिसाब से, जैसा जिसका हार्मोनल सिक्रीशन होता है, ठीक। तो उसके हिसाब से उनका वो सब वेरी करता रहता है, अलग अलग बदलता रहता है। तो इसमें फेल होने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है, तो इसको भी बहुत सफल नहीं माना गया है। इस तरीके को कभी आप भी मत अपनाइएगा, नहीं तो आपसे भी धोखा हो सकता है, ठीक। तो ये बहुत सफल मेथड नहीं है। इसी में क्या होता है दोस्तों, संभोग व्यवधान, क्वाइटस इंटरप्टस क्या होता है दोस्तों कि संभोग के दौरान, ठीक, इंटरकोर्स के ड्यूरिंग हम क्या करते हैं कि जैसे ही स्पर्म का सिक्रीशन होने वाला होता है, स्पर्म का इजैकुलेशन होने वाला होता है, जब स्पर्म पेनिस से बाहर आने वाला होता है तो मेल को क्या होता है, आभास हो जाता है उसमें कि हाँ स्पर्म बाहर आने वाला है, ठीक। तो उसको पता चल जाता है, तो क्या किया जाता है कि इसमें स्पर्म को निकलने से पहले पेनिस को वेजाइना से बाहर कर लिया जाता है, ठीक। पेनिस को वेजाइना से बाहर कर दिया जाता है, तो जिससे कहा जाता है कि प्रेगनेंसी नहीं होगी। लेकिन इसमें भी फेल होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं दोस्तों। क्या होता है कि स्पर्म के सिक्रीशन से पहले प्री इजैकुलेटरी एक फ्लूइड आता है, थोड़ा सा हल्का सा सिक्रीशन होता है, थोड़ा सा चिपचिपा पदार्थ आता है, जिसमें काफ़ी मात्रा में स्पर्म की संख्या पाई जाती है, और वो स्पर्म काफ़ी होते हैं प्रेगनेंसी को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक। तो उसमें काम भर के स्पर्म पाए जाते हैं जो प्रेगनेंसी को कर सकते हैं। स्पर्म ना भी बाहर आए तो उस फ्लूइड में उतना स्पर्म भरे होते हैं, ठीक। तो इसलिए इसको भी सफल नहीं माना गया। बाकी इन सभी पे डिटेल्ड लेक्चर आप कहेंगे तो हम एक एक टॉपिक डिस्कस करना पड़ेगा, ये अलग अलग टॉपिक बहुत लंबे लंबे हैं, ठीक। तो इसी तरह से क्या होता है कि स्तनपान अनार्तो, ये थोड़ा हिंदी हमें नहीं समझ में आती, इसमें लैक्टेशनल एमनोरिया जिसे कहते हैं, ठीक। तो लैक्टेशनल एमनोरिया में क्या होता है दोस्तों, जब मदर किसी चाइल्ड को बर्थ करती है, मतलब किसी बच्चे को जन्म देती है मदर, तो क्या होता है कि उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल क्लोज हो जाता है, ठीक। उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है वो पीरियड्स क्लोज हो जाते हैं। तो क्या होता है कि जब पीरियड्स क्लोज हो जाते हैं तो उसमें जब क्या होता है कि GnRH जो होता है हमारा गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो होता है, ये सब आपको 11th में वहाँ पढ़ाया गया होगा, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन चैप्टर में पढ़ाया गया होगा। तो वहाँ से ये चीज़ कनेक्ट होती है। क्या होता है कि हार्मोन का सिक्रेशन जो होता है वो बढ़ जाता है, तो लैक्टिक एसिड मतलब यहाँ पे दूध के फॉर्मेशन के लिए जो भी हार्मोन होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं कि हमारा दूध बनाने लगते हैं। जैसे मिल्क में क्या होता है, मिल्क में लैक्टिक एसिड पाया जाता है, तो वो सब जो होते हैं कि उसमें यूज होने लगते हैं। तो नो FSH, LH मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, FSH मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, तो वो सभी जो होते हैं नहीं होते हैं। तो नो LH, नो FSH, और तो क्या होगा कि इसमें जब LH नहीं होगा, FSH नहीं होगा, तो क्या होगा कि इसमें प्रेगनेंसी के चांसेस भी नहीं होते हैं, ठीक। तो इसका ड्यूरेशन जो होता है, इसका ड्यूरेशन 6 महीना माना जाता है। NCERT इसका डाटा देती है कि 6 महीने का ये पीरियड होता है लैक्टेशनल एमनोरिया, ठीक। ये 6 महीने का लगभग पीरियड होता है कि 6 महीने तक प्रेगनेंसी सेफ होती है कि आप अगर इस दौरान इंटरकोर्स करते हैं तो कोई प्रेगनेंसी के चांसेस नहीं होते हैं, ठीक। तो इसी तरह से हम देखते हैं बाधा विधि, वैरियर मेथड। दूसरा हमारा आता है दोस्तों वैरियर मेथड क्या होता है, चलिए हम देखते हैं कि वैरियर मेथड क्या होता है। वैरियर मेथड में दोस्तों क्या होता है कि इस विधि में निषेचन की क्रिया को रोकने के लिए विभिन्न यांत्रिक रासायनिक विधियों का उपयोग किया जाता है जो स्त्री एवं पुरुष दोनों के लिए उपलब्ध है। तो दोस्तों इसमें क्या बताया जाता है कि बैरियर मेथड में ये कुछ
यांत्रिक चीज़ें होती हैं, आर्टिफिशियल केमिकल्स या डिवाइसेस का यूज़ किया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि इसके द्वारा जो होता है स्पर्म और ओवम की मीटिंग को रोका जाता है, उनको मिलने से रोका जाता है और प्रेगनेंसी को भी कंट्रोल किया जाता है। यह इस मेथड का यूज स्त्री के द्वारा भी किया जाता है, पुरुष के द्वारा भी किया जाता है। ठीक, तो सबसे पहले इसमें हम देखते हैं रासायनिक विधि क्या होती है, केमिकल मेथड। केमिकल मेथड क्या होता है? केमिकल मेथड क्या होता है दोस्तों, जैसे संभोग से पूर्व यौन में कुछ शुक्राणुनाशक स्पर्मिसाइडल पदार्थ जैसे क्रीम, जेली, फोम, गोलियां, पेस्ट आदि को लगा दिया जाता है, जिससे शुक्राणु नष्ट हो जाते हैं। ठीक, अब इससे क्या होता है कि इंटरकोर्स से पहले हम क्या करते हैं कि वेजाइना में कुछ क्रीम्स आते हैं जो स्पर्मिसाइडल होते हैं, जो स्पर्म को किल कर देते हैं। ठीक, क्रीम आते हैं, जेली आते हैं, फॉर्म आते हैं, कुछ गोलियां आती हैं जो खा लेने से फिर इनका जो होता है स्पर्म जो होते हैं ये डेड हो जाते हैं। ठीक, तो ये स्पर्म को मार देते हैं। ठीक, तो जैसे ही स्पर्म अंदर जाता है ये स्पर्म को मार देते हैं। ठीक, तो ये केमिकल मेथड हमारा हो गया। इसी तरह से हम डिवाइस वाली मेथड, अगर यांत्रिक मेथड देखें दोस्तों, तो इसमें क्या होता है, इस विधि में हम कंडोम, यौनधानी, वेजाइनल पाउच जिसे कहा जाता है, तनपुट, डायफ्राम जिसे कहा जाता है, ग्रीवा टोपी, सर्वाइकल कैप, कॉपर टी आदि का प्रयोग करके निषेचन को रोका जा सकता है। इन सभी पॉइंट्स को आप याद रखिएगा, वेजाइनल पाउच, डायफ्राम, सर्वाइकल कैप, ये तीनों जो होते हैं, वेजाइनल पाउच जो होता है, डायफ्राम, सर्वाइकल कैप, सब एक जैसे होते हैं, टोपी के जैसे होते हैं। ये सब फीमेल के द्वारा यूज़ किए जाते हैं, फीमेल बॉडी के अंदर ये इंसर्ट किया जाता है। इसमें डॉक्टर्स की आवश्यकता होती है, मेडिकल प्रैक्टिशनर की ज़रूरत होती है, या खुद से नहीं किया जा सकता है। तो इसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। इसलिए इन सभी मेथड को बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं माना गया है, क्योंकि क्या होता है कि हमेशा मेडिकल प्रैक्टिशनर की ज़रूरत होगी। तो हर बार कोई इंटरकोर्स करने से पहले बार बार डॉक्टर्स के पास जाना तो ठीक नहीं लगता, इसमें प्राइवेसी कम होती है। ठीक, तो इसलिए ये सबसे अच्छा विधि ये माना गया है, कंडोम को माना गया है। ठीक, तो आगे हम देखते हैं। फिर कॉपर टी जो होता है, ये सब हार्मोन रिलीजिंग आयन, फिर हार्मोनल वाले होते हैं। तो आगे हम देखते हैं कौन कौन से हैं। जैसे तीसरा हमारा है दोस्तों कि अंतःगर्भाशयी यंत्र। अंतःगर्भाशयी यंत्र क्या होता है सॉरी, इंट्रा यूटराइन डिवाइस, IUD कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में। इसे आप फुल फॉर्म याद रखिएगा, इंट्रा यूटराइन डिवाइस होता है। ये फुल फॉर्म भी लिखने के लिए आपके लिए आ सकता है। ठीक, तो देखो इंट्रा यूटराइन डिवाइस जो होता है दोस्तों, यह एक छोटा कुंडल नुमा यंत्र होता है। ठीक, जो कि प्लास्टिक, तांबा या स्टील का बना होता है। इसे चिकित्सक के द्वारा स्त्री के गर्भाशय की गुहा में स्थापित किया जाता है। ठीक, अब इससे क्या कहते हैं दोस्तों, क्या होता है, यह एक प्लास्टिक की यंत्र होती है, जैसे प्लास्टिक की कोई बनी हुई चीज़ होती है, और या फिर तांबे का बना हुआ होता है या स्टील का बना हुआ होता है। इससे क्या होता है दोस्तों कि कुछ होता नहीं है, ये इस नॉर्मल प्लास्टिक है, अब इसमें क्या है, कुछ नहीं है, इस प्लास्टिक को वहाँ इंसर्ट कर दिया जाए। जिसे इस मेथड का यूज कब किया गया, पुराने समय में क्या होता था दोस्तों कि जैसे ऊँटनियों को लेकर ऊँटनियों को लेकर लोग सैर पे जाया करते थे, लंबी लंबी यात्राओं पर जाया करते थे। तो उनको एक डर रहता था कि कहीं ऊँटनी रास्ते में प्रेग्नेंट ना हो जाए। अगर रास्ते में ऊँटनी प्रेग्नेंट हो जाएगी तो उनको समय लग जाएगा, यात्रा जल्दी तय नहीं कर पाएंगे। तो वो लोग क्या करते थे कि ऊँटनियों के यूट्रस में, उसके गर्भाशय में क्या करते थे कि पत्थर डाल देते थे, छोटे छोटे पत्थर डाल देते थे। तो अब आप कहेंगे उससे क्या होता है, तो पत्थर डाल देने से क्या होता है दोस्तों कि उसका खुद का यूट्रस, उसकी खुद की बॉडी जो होती है वो स्पर्म के प्रति जो होती है हावी हो जाती है और उसी को मारना शुरू कर देती है। वो क्या करता है कि जैसे पत्थर उसके अंदर डाला जाता है, तो जैसे कोई दूसरी बॉडी, हमारी बॉडी जानते हैं हमारा इम्यून सिस्टम इतना अच्छा है कि जैसे ही कोई बाहरी चीज़ हमारी बॉडी में प्रवेश करेगी, बैक्टीरिया, वायरस या अदर चीज़, तो वह तुरंत उसके प्रति एंटीबॉडी बनाना जनरेट कर देती है। तो क्या करते हैं कि वो उसी के प्रति एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देती है। तो वहाँ से क्या होता है कि अगर वो ऊँटनी इंटरकोर्स भी करेगी तो क्या होगा कि वो प्रेग्नेंट नहीं होगी, क्योंकि उसके लिए एंटीबॉडी ऑलरेडी बना पड़ा है, जो कि अगर स्पर्म अंदर जाएगा तो स्पर्म को तुरंत पटक पटक के वहीं मार देगा। ठीक, तो ये चीज़
चीज़ वहाँ से इसकी खोज हुई धीरे धीरे, ठीक। तो इसी को धीरे धीरे डेवलप किया गया। तो साइंटिस्टों ने डेवलप करके आज कई सारी डिवाइसें बना दी हैं जो कि ह्यूमन में यूज किए जाने लगे हैं, ठीक। तो अब चलिए इसके बारे में देखते हैं। तो इसको प्लास्टिक, तांबा या स्टील का बना होता है, ठीक। तो अब इसको उसके अंदर जो होता है इसका प्लांटेशन कर दिया जाता है, इसको गर्भाशय में मतलब स्त्री के अंदर लगा दिया जाता है, ठीक। तो ये चीज़ डॉक्टर्स के द्वारा किया जाता है, ये खुद से नहीं किया जा सकता है। अब आईयूडीज जो इंट्रा यूटेराइन डिवाइस होती हैं, इसके कितने प्रकार होते हैं? तो ये कई प्रकार के होते हैं। एक होते हैं औषध रहित आईयूडी। औषध रहित आईयूडी क्या होते हैं दोस्तों? नॉन मेडिकेटेड आईयूडी। इसका मतलब क्या होता है? इसमें कोई भी किसी भी प्रकार की दवा का यूज नहीं किया होता है, किसी भी प्रकार का केमिकल का यूज नहीं किया होता है। तो ये इसकी खोज जो होती है लिप्पेस नामक साइंटिस्ट ने किया था। इनका सरनेम लिप्पेस था। तो लिप्पेस नामक साइंटिस्ट ने लिप्पेस लूप की खोज की थी, या कुछ इस प्रकार की होती थी, या एक टोपी के आकार की होती थी, ठीक। इसको क्या किया जाता था दोस्तों? ये क्या किया जाता था, उसके फीमेल के यूट्रस में इसको जो है फिट कर दिया जाता था। उंगली के मेथड से इसको ऐसे फिट कर दिया जाता था, ताकि जिससे क्या होता था कि स्पर्म जो होता था वो ओवम से मिल नहीं पाता था और प्रेगनेंसी नहीं होती थी। लेकिन दोस्तों अगर देखा जाए तो इसके भी फेलियर के चांसेस रहे। फेलियर के चांसेस क्या रहे कि जो लिप्पेस लूप था इसने प्रेगनेंसी को तो कंट्रोल कर लिया, ठीक। प्रेगनेंसी इसने नहीं होने दिया, लेकिन सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज एसटीडी, जिसे हिंदी में पता नहीं क्या कहते हैं, जननांगों वाले रोग जो भी होते हैं, तो हम इतना नहीं बता सकते, लेकिन इतना आप समझ रहे हैं, जो सेक्सुअल बीमारियां थी, जो सेक्सुअल डिजीज थे, उनको ये कंट्रोल नहीं कर पाता था, ठीक। तो उनको ये कंट्रोल नहीं कर पाता, इसीलिए इसको भी बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं माना गया, ठीक। इसी तरह से तांबा मोचक आईयूडी, जिसे कॉपर रिलीजिंग आईयूडी कहा जाता है, इसको क्या किया जाता है, जो यूट्रस होता है, फीमेल यूट्रस होता है, उसमें फिट कर दिया जाता है दोस्तों, ठीक। तो फीमेल यूट्रस में इसको फिट कर दिया जाता है। तो इसको फिट करने के बाद क्या होता है कि ये कॉपर आयन रिलीज करती हैं, ठीक, जो कि स्पर्म की मोटिलिटी को कम कर देती हैं। मतलब स्पर्म जो है वो स्पीड में जाता है तो ये इसकी गति को कम कर देती हैं, उसकी वेलोसिटी को डाउन कर देती हैं, ठीक। वो स्पर्म जो होता है मोटाइल होता है, ठीक। तो उसके फ्लैजेलर मूवमेंट को भी वो कम कर देती हैं, और क्या करती हैं, उसकी एनर्जी को लॉस कर देती हैं, उसको थका के, मतलब वो लोग घुट के मार डालते हैं। ये समझो वो घुट के मर जाता है, वो आगे जा ही नहीं पाता है। बस इतना समझो, बहुत ज़्यादा डिटेल आपको जानने की ज़रूरत नहीं है इसमें। आपको एग्जाम में जितना लिखना मैं अभी उतना ही बता रहा हूँ, क्योंकि डिटेल लेक्चर मैं अभी नहीं ले रहा हूँ। जब पूरा चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा तो आपके सर ने बताया होगा ये चीज़। तो जैसे ये कई प्रकार के होते हैं, कॉपर वाले जो होते हैं, जैसे कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375, जिसके आगे कॉपर लग जाए, कॉपर टी, कॉपर 7, कॉपर 75, तो ये सब जो होते हैं ये कॉपर रिलीजिंग आयोडीज होते हैं। इसी तरह हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज भी होते हैं, जो हार्मोन का सिक्रीशन करते हैं, जैसे प्रोजेस्टासर्ट, LNG-20। ये LNG है, गलती से मैंने CNG लिख दिया था, तो इसके लिए सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ। ये LNG है यार, आप ध्यान रखिएगा भाई, या आप सही कर लीजिएगा। तो इसका नाम LNG-20 है, ठीक। तो प्रोजेस्टासर्ट क्या होता है, इसमें जो होता है सिंथेटिक, मतलब कृत्रिम विधि द्वारा बनाया गया सिंथेटिक प्रोजेस्ट्रॉन होता है, जो कि मिला दिया जाता है। इसमें क्या होता है कि जो हमारा वेजाइनल स्ट्रक्चर होता है, तो उसके अंदर अगर देखा जाए इंडोमेट्रियम का जो फॉर्मेशन होता है, प्रोलिफ्रेशन नहीं होने देता है उसको, उसकी थिकनेस को कम कर देता है, तो इम्प्लांटेशन नहीं हो पाता है। तो ये सब चीज़ें होती हैं, इसको आपको डिटेल में जब हम पढ़ाएंगे तो वो चीज़ें हम बताएंगे। तो आप इतना जानिए कि कौन कौन सी होती हैं। ये एग्जाम्पल पे आपके विकल्प वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ठीक। तो LNG-20 और प्रोजेस्टासर्ट ये याद रखिएगा, ये हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज होती हैं। इसी तरह तीसरा हमारा होता है दोस्तों हार्मोनल गर्भ निरोधन। अब हार्मोनल गर्भ निरोधन क्या होता है दोस्तों, कि हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्शन में क्या होता है, यह गर्भ निरोधन की अति सरल विधि है, सबसे आसान विधि है। इसमें स्त्री द्वारा गर्भ निरोधक गोलियां खाकर गर्भधारण को रोका जा सकता है, ठीक।
तो गर्भधारण को इसमें स्त्री के द्वारा क्या किया जाता है कि गर्भ निरोधक गोलियां खा ली जाती हैं, जिसके कारण इसे रोका जा सकता है। तो दोस्तों इसमें गर्भ निरोधक गोलियां जो होती हैं या गर्भ निरोधन की अति सरल विधि है। इसमें गर्भ निरोधक गोली, इसे गोलियां खा के इसको रोका जा सकता है। जैसे कि सबसे फेमस जो है ये है हमारी सहेली। तो स्त्री की जो सहेली होती है ये सबसे फेमस होती है, ठीक। इसको CDRI लखनऊ के द्वारा डेवलप किया गया है, ठीक। CDRI लखनऊ, ये CDRI लखनऊ क्या है? सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये चीज़ आप डिटेल में इसका फुल फॉर्म लिख लीजिए, कहीं आपको फुल फॉर्म लिखने के लिए भी आ सकता है, ठीक। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, ठीक। तो इसके द्वारा डेवलप किया गया था सहेली को बनाया गया था दोस्तों। सहेली में क्या किया जाता है? सहेली को वंस ये वीक पिल भी कहा जाता है, मतलब एक सप्ताह में एक बार लिया जाता है सहेली को। इसमें क्या किया जाता है दोस्तों, जैसे 1 से 5 दिन क्या होता है, महिला में 1 से 5 दिन जो होता है वो ब्लीडिंग फेज होता है, मेंस्ट्रुअल फेज होता है, जिसमें कि मेंस्ट्रुअल सिक्रीशन होता है, ब्लड आता है, ठीक। तो ये 5 दिन जो होता है, इसमें 5 दिन जो होता है, इसमें तीसरे चौथे दिन से इसकी शुरुआत की जाती है और एक एक गोली इसमें डेली ली जाती है। अब तो आ गया है कि सहेली के उसमें क्या हो गया है कि क्या किया गया है कि दोस्तों 30 गोली का इसने पत्ता बना दिया, दवा की जो पत्ता होती है वो 30 गोली का बना दिया है। उसके बाद 21 दिन तक लगातार लेना है, ठीक। 21 दिन तक कंटिन्यू वो गोली लेना है। और उसके बाद उसने क्या किया है कि 5 दिन तक उसने क्या किया है दोस्तों, 5 गोली लगातार उसमें आयरन की डाल दी है कि जो स्त्री जो है वो दवा लेना भूल ना जाए। तो आगे उसने आयरन की गोलियां डाल दी हैं कि जो ब्लड लॉस होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान, जो मेंस्ट्रुअल फेज में ब्लड लॉस होता है, उसकी पूर्ति, आयरन की पूर्ति उससे होती रहे, ठीक। इसलिए डॉक्टर्स ने क्या किया कि डे वाइज उस पर नोटिस ऐसे नोट करके डे वाइज डाल दिया। आप सर्च करके देख लीजिएगा तो आपको मिल जाएगा, गूगल पे आप देख सकते हैं, ठीक। तो इस तरह से सहेली जो है इसको 1 से वीक पिल हफ्ते कहा जाता है। तो ये इसी तरह से कई सारी दवाएं आती हैं, माला डी हो गया हमारा, ठीक। तो ये सब हो गई। इसी तरह चौथा हमारा आता है दोस्तों वंध्याकरण क्या होता है, ठीक। वंध्याकरण जो होता है स्टरलाइजेशन में क्या होता है, इस विधि में जनन वाहिनियों को किसी स्थान पर काटकर युग्मक के मार्ग को बाधित कर दिया जाता है, जिससे निषेचन नहीं होता है। यह विधि सर्वाधिक सफल है। इसमें क्या कह रहा है दोस्तों, यही कह रहा है कि इसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के जो रास्ते होते हैं जहाँ से गैमीट्स जो होते हैं एंटर करते हैं, जैसे मेल गैमीट्स स्पर्म हो गया, ओवम हो गया, जिस रास्ते से आते हैं, बाहर आते हैं, उन रास्तों को काटकर बांध दिया जाता है। अब जैसे मान लीजिए आपके पास स्पर्म है, आपका स्पर्म इधर से आ रहा है, इधर से ओवम आ रहा है, ठीक। तो ये मान लीजिए इनका रास्ता है, तो इस रास्ते को यहीं काट दिया जाता है, दोनों के रास्ते को काट दिया जाता है। तो अब यहीं से ये आगे बढ़ ही नहीं पाएगा, ये इधर रह जाएगा, ये इधर रह जाएगा, तो ये दोनों एक दूसरे से मिल नहीं पाएंगे। तो ना स्पर्म बाहर आता है, ना मेल का स्पर्म बाहर आता है, ना फीमेल का ओवम बाहर आता है। तो दोनों जब बाहर नहीं आते हैं तो आप चाहे जितना सेक्सुअल इंटरकोर्स करेंगे, आपको प्रेगनेंसी का चांसेस बिल्कुल भी नहीं होगा। इसमें क्या होता है कि मैक्सिमम सफल इसको माना गया, मैक्सिमम सक्सेस टेक्निक इसको माना गया है दोस्तों, बहुत ही अच्छा। लेकिन एक इसमें वो है कि यह रिवर्सिबल नहीं होता है। अगर एक बार नसबंदी कर दिया गया तो यह दोबारा सही नहीं किया जा सकता, फिर वो बच्चा पैदा नहीं कर सकते, वो कपल कभी भी बच्चा पैदा नहीं कर सकते, ठीक। तो इस चीज़ में यही एक वो है। तो ये चीज़ बहुत ही सफल मानी गई है कि इसमें प्रेगनेंसी का चांसेस बिल्कुल भी नहीं होता है। जैसे इसमें क्या होता है, महिला नसबंदी और पुरुष नसबंदी दोनों प्रकार की होती है। अब महिला नसबंदी में क्या होता है दोस्तों, जिसे हम ट्यूबेक्टॉमी कहते हैं और पुरुष नसबंदी को वैसेक्टॉमी कहते हैं, ठीक। तो इस चीज़ को, ये दोनों वर्ड्स याद रखिएगा, आप ट्यूबेक्टॉमी किसे कहते हैं और वैसेक्टॉमी किसे कहते हैं। ये छोटे छोटे टॉपिक पर आ सकता है टिप्पणी लिखना, ठीक।
तो ट्यूबेक्टॉमी जो होता है दोस्तों, ट्यूबेक्टॉमी क्या होता है कि महिला नसबंदी, इसमें ऐसे दिख रहा है फैलोपियन ट्यूब को बांध के इसमें काट कर बांध दिया जाता है। फैलोपियन ट्यूब को इसमें काट कर बांध दिया जाता है, काट दिया जाता है, पहले काट देते हैं, उसको काट देते हैं और काटने के बाद उसको बांध देते हैं, जिससे क्या होता है कि ओवम जो होता है वो बाहर नहीं आ पाता। इसी तरह से पुरुष नसबंदी में वास, देखो वास दिख रहा है ना, वास वास दिख रहा है, तो ऐसे आप याद कर लीजिए वास डिफरेंस को, वास डिफरेंस जिसके थ्रू स्पर्म बाहर आता है उसको काट कर बांध दिया जाता है। हिंदी में मैं नहीं उतना जानता, आप सर्च करके हिंदी देख लीजिएगा थोड़ा, तो हिंदी में मैं अब उतना नहीं एक्सप्लेन कर सकता, ठीक, तो आप उतना सर्च करके देख सकते हैं। तो दोस्तों ये रहे आपके जो परिवार नियोजन की सारी विधियां रहीं। एक बार मैं ऐसे ऊपर ऊपर आपको दिखा देता हूं मैंने क्या क्या पढ़ाया, टॉपिक के अंदर क्या क्या है, ओवरव्यू दे देता हूं। तो ये सबसे पहले मैंने देख लिया हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया कि परिवार नियोजन क्या होता है, परिवार नियोजन क्या होता है, परिवार नियोजन की आवश्यकता क्या होती है, और परिवार नियोजन की आवश्यकता, उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि परिवार नियोजन की विधियां क्या होती हैं, फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि परिवार नियोजन की प्राकृतिक विधियों के बारे में पढ़ा, जिसमें हमारा पीरियोडिक मेथड, क्वाइटस इंटरप्टस आ गया, लैक्टेशनल एमनोरिया आ गया, फिर बाधा विधि आ गई, बैरियर मेथड, जिसमें कि बैरियर मेथड में सबसे अच्छा जो हमारा आता है वो आता है कंडोम वाला सिस्टम जो होता है वो सबसे अच्छा होता है। इसमें क्या होता है एसटीडी से भी बचा जा सकता है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज जैसे एचआईवी, हेपेटाइटिस से और हर्पीस, इन सभी डिजीज से हम बच सकते हैं, इसलिए कंडोम का यूज करना सबसे अच्छा माना गया है, ठीक। तो इसी में बैरियर मेथड हमने देख लिया, रासायनिक मेथड देख लिया, यांत्रिक मेथड जैसे ये सब देख लिया, तो ये सबसे अच्छा विधि माना गया है, सबसे अच्छा। इसमें भी कई तरह के आते हैं, तो ये सब डिटेल लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे तो करेंगे। तो ये ऊपर ऊपर हमने देख लिया, इसके बाद आगे देखते हैं। फिर आगे हमने क्या देखा, इंट्रायूटेराइन डिवाइस क्या होते हैं, इंट्रायूटेराइन डिवाइस के प्रकार कौन कौन से हैं, तो 3 प्रकार के हमने ये देख लिया। फिर हार्मोनल गर्भ निरोधन हमने देखा, उसके बाद हमने वंध्याकरण स्टरलाइजेशन देखा, ठीक। तो ये सभी टॉपिक हमने डिस्कस कर लिया। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ आई होंगी, तो समझ आई होंगी तो कमेंट बॉक्स में आप हार्ट दे दीजिएगा, एक कमेंट कर दीजिएगा हार्ट के साथ, तो वीडियो को प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा और ज़रूरत लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों बहुत ही मेहनत से इस कंटेंट को लिखना और इसको एक्सप्लेन करना, चिल्लाना बहुत ही मेहनत लगता है, तबीयत ख़राब है फिर भी हम की कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों के लिए वीडियोस डालें, तो सॉरी। तो दोस्तों फिर हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह अच्छे एक टॉपिक के साथ। आप मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, तब तक के लिए बाय बाय।